नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के पाठ के बारे में। इसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दल किसे कहते हैं। सामान्य रूप से कुछ लोगों का समूह दल कहलाता है। राजनीति में जब राजनीतिक विचारधारा के लोग मिलकर चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी संघर्ष करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर एक पार्टी का निर्माण करते हैं तो उसे दल या पार्टी कहा जाता है। भारत में बहुदलीय प्रणाली स्थापित है और भारत में दो प्रकार के दल पाए जाते हैं। नंबर एक राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, और नंबर दो क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, पीडीएमके, डीएमके आदि। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। प्रभुत्व शब्द का अर्थ है दबदबा, वर्चस्व। जब किसी एक व्यक्ति का, एक दल का या किसी राज्य का किसी क्षेत्र विशेष में दबदबा होता है उसे वर्चस्व कहा जाता है। इस पाठ के संदर्भ में भारत जब आजाद हुआ, पहले आम चुनावों में यानी कि प्रारंभिक 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना रहा। कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत हासिल करती रही, तो इसको ही कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र एक सामान्य शब्द है जो 2 शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ है आम जनता, सामान्य लोग, प्रजा, और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। कुल मिलाकर एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें आम लोग वोटों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे चुने हुए प्रतिनिधि कुछ निश्चित सालों के लिए, 5 साल, 4 साल या 6 साल तक के लिए सरकार बनाते हैं और देश की व्यवस्था संभालते हैं। तो इस प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी का अर्थ है आम लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा के अनुसार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा स्थापित की गई सत्ता जिसका उद्देश्य सर्वोच्च सामाजिक कल्याण होता है, लोकतंत्र कहलाता है। भारत जब आजाद हुआ तो भारत में भी लोकतंत्र प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली का उद्देश्य है कि हमारे ऊपर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी राजा, सुल्तान या नवाब राज नहीं करेगा। हम आम लोग वोटों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनाव करेंगे और वे चुने हुए प्रतिनिधि देश के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए देश की सत्ता संभालेंगे और हर 5 साल में चुनाव होंगे और उसके बाद यदि वो काम अच्छा करते हैं तो उन्हें वापस सत्ता में लाया जाएगा, वरना सत्ता में किसी और को लेकर आया जाएगा। इस प्रणाली को ही लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र या डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। बच्चों, उपनिवेशवाद एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी कक्षा 9 से शुरू होता है और जब तक आप एमए करते हैं तब भी लगातार आता रहता है। उपनिवेशवाद शब्द 3 शब्दों से बना है। उप जमा निवेश जमा वाद। उप का अर्थ है छोटा, कम या थोड़ा। निवेश का अर्थ है पूंजी लगाकर लाभ प्राप्त करना और वाद का अर्थ है विचारधारा। तो कुल मिलाकर एक ऐसी विचारधारा जो कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो इसे बोलते हैं उपनिवेशवाद। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलोनिज्म। सामान्य शब्दों में जब कोई बड़ा देश या जब कोई शक्तिशाली देश अपने आसपास के छोटे देशों पर अधिकार करके, सैन्य आक्रमण करके या आर्थिक हस्तक्षेप करके उस पर अपना अधिकार कर लेता है और वहां के सभी लाभों को उस देश से अपने देश में स्थानांतरित कर लेता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। 17वीं शताब्दी में उपनिवेशवादी प्रक्रिया शुरू हुई। भारत में अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन व्यापारी के रूप में आए थे, परंतु भारत की कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए वो यहाँ पर काबिज होकर बैठ गए और भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया। इसको ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद के 3 चरण है। नंबर 1 कृषिवादी उपनिवेश, औद्योगिक उपनिवेश और उत्तर औद्योगिक उपनिवेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? विशेष कारणों से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि इस दिन हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। चुनाव आयोग एक संवैधानिक इकाई है जो पूरे देश भर में निष्पक्ष रूप से ईमानदारी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? भारत में पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में हुए, अर्थात 1951 में प्रारंभ हुए और 1952 में का समापन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, मतदाता किसे कहते हैं? मतदाता का शाब्दिक अर्थ है मत देने वाला, यानी कि वोट देने वाला। देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष की है, जो बालिग है, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धार्मिक द्वेष के प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। यानी कि भारत देश में जितने भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हैं, 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। इसको बोला जाता है मताधिकार। क्या बोलेंगे? मताधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, मताधिकार किसे कहते हैं? वोट देने की शक्ति मताधिकार कहलाती है, और जो व्यक्ति वोट देता है उसे मतदाता कहा जाता है। कुल मिलाकर वोट देने का अधिकार मताधिकार और वोट देने वाला मतदाता या वोटर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कुल कितनी महिलाएं वोट देने से वंचित रह गई या किन के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं हुए? लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम पहले आम चुनाव में मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं हुए, यानी कि 40 लाख महिलाएं वोट देने से वंचित रह गई। अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? भारत के पहले आम चुनाव में कुल 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। अगला प्रश्न है हमारा, पहले आम चुनाव में हमने कुल कितने विधायकों और कुल कितने सांसदों को चुना? भारत के पहले आम चुनाव में कुल 3200 यानी कि 3200 विधायक चुने गए और 489 सांसदों को चुना गया। भारत के पहले आम चुनाव में 3200 विधायक और 489 सांसदों को चुना गया। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में की गई। इसका पहला मुख्य कार्य है निष्पक्ष चुनाव कराना, ईमानदारी चुनाव की स्थापना करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, नए वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल करना, पुराने वोटर या मर चुके या देश छोड़ चुके वोटरों का नाम लिस्ट से निकालना, और राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सामान्य यानी पंचायत चुनाव तक की व्यवस्था करना, और कोशिश करना कि जहां तक वो चुनाव पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ हो। इसके साथ साथ चुनाव में एक बड़ी चीज, जैसे कि आपके जितने भी मतदाता क्षेत्र हैं उनका सीमांकन करना, उसके साथ साथ चीजों की व्यवस्था करना, जो कर्मचारी वोट के लिए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देना, और उसके अलावा चुनाव आयोग का एक बड़ा और मुख्य कार्य है चुनाव को पूरी निष्पक्षता के साथ स्थापित करना। हमारा अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? तो भारत की कुल आबादी का मात्र 15% या 15% लोग ही साक्षर थे। अगला प्रश्न है, ईवीएम की फुल फॉर्म। ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि वह मशीन जो आपकी वोट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्रहण करती है। बैलेट पेपर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से पहले किसी कागज पर ठप्पा लगाकर वोट दी जाती थी, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर। बोलते हैं बैलेट पेपर, यानी कि जिस पर्चे पर आप ठप्पा लगाकर किसी पार्टी को वोट देंगे उस पेपर को बैलेट पेपर कहा जाता था। पूरे देश में ईवीएम कब लागू हुई? 2004 में पूरे देश में ईवीएम मशीन से वोट लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक खास प्रश्न है, पहले आम चुनावों में
पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1985 को मुंबई में हुई। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम ने की। अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें हासिल की? पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 489 यानी 489 में से 364 यानी 364 सीटों को हासिल किया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटों पर विजय प्राप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी थी? पहले आम चुनाव में CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने आसानी से सफलता कैसे प्राप्त की? कांग्रेस पार्टी आसानी से सफलता प्राप्त की, इसके कई मुख्य कारण थे। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी थी। नंबर 2, सभी बड़े और प्रसिद्ध नेता कांग्रेस पार्टी में थे। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दिया था। जितने आंदोलन जैसे भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और बहुत से छोटे छोटे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही थी, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी पर बहुत विश्वास करते थे। नंबर 4, हमारे जन समुदाय यानी कि हमारे आम लोग आंख मूंद कर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते थे। इन सभी कारणों से कांग्रेस पार्टी ने पहले 3 आम चुनाव में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के जीत हासिल की। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के बाद सबसे पहले किस राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी? आजादी के बाद सबसे पहले केरल राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी। गैर कांग्रेस सरकार का अर्थ है कि जहां पर कांग्रेस की सत्ता ना हो। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी और यह सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी को समर्पित कर दिया था। देश आजाद होने पर इन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत में रहना पसंद किया और ये भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं चाहते थे। आजादी के बाद ये देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। हमारा अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव जी ने की। अगला प्रश्न है, बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के सबसे बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने दलितों की एकता पर बल दिया। इन्होंने विभिन्न विषयों में अध्ययन और विशेष डिग्रियां हासिल की। इन्होंने भारत के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और ये लगातार भारत में जाति प्रथा, छुआछूत और असमानता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहे और इन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान में लगा दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं। इन्होंने ही भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आजाद भारत में भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री बने। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? कांग्रेस शब्द का अर्थ है सभा। क्या है कांग्रेस शब्द का अर्थ? क्या है? सभा। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय और S. गांधी के द्वारा की गई। CPI की फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, PRI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिपब्लिक पार्टी। इस पार्टी का संबंध मैक्सिको से है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री
या विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। कांग्रेस को छाता पार्टी क्यों कहा जाता है? कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी प्रकार की विचारधारा के लोग शामिल थे और यहाँ पर हर व्यक्ति का स्वागत किया जाता था। अर्थात कह सकते हैं कि यह पार्टी बिना किसी विरोध के सभी लोगों को समान आदर प्रदान करती थी। इसीलिए इस पार्टी को मजाक के लिए छाता पार्टी या अम्ब्रेला पार्टी के नाम से पुकारा गया। दक्षिण पंथी से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी विचारधारा जो पूंजीपतियों का, अमीर वर्गों का या उन व्यक्तियों का पक्ष लेती है जिनका उद्देश्य देश में उदारवाद को लागू करना है, पूंजीवाद को लागू करना है और इस बात पर बल देना है कि व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमा सके पैसे के बल पर। इस विचारधारा को दक्षिणपंथी विचारधारा, पूंजी विचारधारा या कैपिटलिस्ट विचारधारा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? वे सभी लोग, वे सभी विद्वान जिनका मानना है कि देश में सबसे ज्यादा चिंता गरीबों की जाए, महिलाओं की जाए, किसान मजदूरों की जाए। अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जो देश की गरीब जनता का पक्ष लेते हैं, उनके कल्याण की वकालत करते हैं और गरीबी को दूर करते हैं, उनको बोला जाता है वामपंथी विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी किन दो भागों में विभाजित हो गई थी? आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी विचारधारा के आधार पर दो भागों में बंट गई थी, गर्म दल और नरम दल। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा की गई। आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है? आरएसएस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने 1959 में यानी कि 1959 में की। श्री राजगोपालचारी कौन थे? श्री राजगोपालचारी एक बहुत बड़े विद्वान, साहित्यकार, कांग्रेसी नेता थे और ये गांधी के बहुत नजदीक थे। देश के आजाद होने पर ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने और इसके अलावा 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मीनू मसानी ने की। अगला प्रश्न है, राजनीतिक गठबंधन से आप क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक दल विचारधारा के आधार पर एक होते हैं और देश में सत्ता प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं, चुनाव में संघर्ष करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है देश की सत्ता को हासिल करना, तो ऐसा गठबंधन राजनीतिक गठबंधन कहलाता है। सामान्य शब्दों में दो या दो से अधिक पार्टियां जब मिलकर चुनाव लड़ती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना, तो यह गठबंधन राजनीतिक गठबंधन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के लिए इतना ही काफी है और पाठ नंबर 2 आपका पूरा हो चुका है और आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।